मैं उनको और भाजपा के आईटी सेल को ये याद दिलाना चाहूंगा कि चाहे वो डॉक्टर यशवंत परमार थे जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने, चाहे वो ठाकुर रामलाल जी थे, चाहे वो वीरभद्र सिंह जी थे, ये तीनों व्यक्ति जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो जयराम जी से 5 साल छोटे थे। तो ये जो नारा दिया जाता है कि ये युवा मुख्यमंत्री है, यशस्वी मुख्यमंत्री है, खुद ही बोल रहे हैं कि मैं यशस्वी मुख्यमंत्री हूं, तो भैया किसी और को तो बोलने दो। आप खुद ही नारा लेने लगे हुए कि मैं सबसे युवा मुख्यमंत्री हूं। तो ये व्यक्ति या ये सोच जहां पे अपना डिंडोरा जो खुद ही पीटते हैं, वो डिंडोरा ज्यादा समय तक चलता नहीं है। व्यक्ति वो होता है, लीडर वो होता है जिसका गुणगान सभा में बैठा हुआ आखिरी व्यक्ति, जिसका उस मंच से, उस कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं है, जो गैर राजनीतिक है, जब वो अपने नेता की प्रशंसा करना शुरू हो जाए और उनके द्वारा किए हुए काम याद रखें, उस दिन समझ लेना चाहिए कि वो व्यक्ति अपने कार्यों में सफल है। और ये व्यक्ति का यही एक नेतृत्व का, एक सही नेतृत्व का जो है एक प्रारूप और एक जो जिसको मैं कहता हूं कि सही रूप से जो डेफिनेशन है वो एक नेता की होती है। अभी यहां पे बातें की गई स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी के बारे में, तो मुझे लगता नहीं है कि उसके बारे में मुझे कोई ज्यादा लंबी बात करने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति जो यहाँ पे बैठा हुआ है बड़े अच्छी तरीके से इस जात को जानता है, समझता है कि यहाँ पे जो भी विकास कार्य इस इलाके में हुए हैं वो राजा वीरभद्र सिंह जी की वजह से, उनकी सोच की वजह से, उनकी दूरगामी सोच की वजह से वो चीजें पूरी हो पाई है। अभी यहाँ पे कॉलेज का जिक्र कर रहे थे, पॉलिटेक्निक का जिक्र कर रहे थे, आईआईटी का जिक्र हुआ, सड़कों के निर्माण की बात हुई, सिंचाई योजनाओं की बात हुई। हर चीज में यहां के विकास, यही तो नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश के विकास में उनका एक, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो रहा है। और इसीलिए भाजपा के नेताओं को ये तकलीफ हो रही है कि हम आज कांग्रेस पार्टी उनके नाम पे वोट मांग रही है। तो भैया अगर हम वीरभद्र सिंह जी के नाम पे, उनके किए हुए कार्यों पे वोट नहीं मांगेंगे तो क्या यहाँ पे मोदी जी के नाम पे वोट मांगेंगे? क्या हम यहाँ पे जय श्री राम करके वोट मांगेंगे? आपने सरकार, आपकी 4 साल सरकार आपकी प्रदेश के अंदर हो चुकी है भाजपा की। आप मुझे, मैं चैलेंज करके बताता हूं, अभी यहाँ पे गौड़ साहब कह रहे थे कि जो यहाँ का कॉलेज है आपका डिग्री कॉलेज, हमारे समय में उसका शिलान्यास हुआ, हमारे समय में उसका टेंडर हुआ, हमारे समय में उसके बजट का प्रोविजन हुआ, हमारे समय में उसका काम शुरू हुआ और हमारे समय में ही उसका उद्घाटन जो है वो पूरा हुआ और जनता को वो समर्पित किया गया। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आज जो ये सरकार जयराम जी की हिमाचल प्रदेश के अंदर है, जब इतिहास में आज से 10-15 साल बाद इस सरकार को याद किया जाएगा कि इस सरकार की विशेषताएं क्या थी, इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, तो इतिहासकार लिखेंगे अपनी किताब में कि हिमाचल में एक सरकार आई थी जिसका नाम जो है वो पलटू राम सरकार है। सुबह निर्णय लेती है, शाम को उस निर्णय को बदल देती है। कभी बोलते हैं कोरोना काल में टूरिस्ट आएंगे, फिर शाम को जो है वो ऑर्डर निकाल देंगे, नहीं जी टूरिस्ट नहीं आएंगे। कोरोना काल में ऑर्डर निकाले कि आरटीपीसीआर टेस्ट होगा, फिर जब नेताओं का दबाव पड़ा, शाम को बोला नहीं नहीं जी ये तो मुख्य सचिव ने ऑर्डर निकाल दिया, हमको तो इसके बारे में ज्ञान ही नहीं है। अरे शर्म करो, ऐसा मंत्री या ऐसा मुख्यमंत्री जो अधिकारी आपके ऑर्डर निकाल रहे हैं, मगर मुख्यमंत्री जी को या और मंत्रियों को उसके बारे में ज्ञान ही नहीं है। ऐसे ही नालायक सरकार आज तक हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं देखी। तो ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि एक बड़ी उपलब्धि ये अपनी सरकार की कह दे,
खुले मन से, हम तो विधानसभा के अंदर भी कहते हैं, फूंक बजा के कहते हैं कि जयराम जी और ये सरकार अपनी एक बड़ी उपलब्धि बता दे जो उन्होंने 4 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश के लिए किया। आपको याद होगा जब नई नई सरकार बनी इनकी, आज से 4 साल पहले, तो बड़ा जो है ढिंडोरा पीटा गया। बड़े बड़े जंत्री संतरी पूरे हिमाचल से जो है धर्मशाला के अंदर कांगड़ा में इकट्ठे किए गए। जी हम तो रोजगार का मेला लगा रहे हैं और 10 लाख नौकरियां हम हिमाचल प्रदेश के अंदर देंगे और 80,000 करोड़ का निवेश हिमाचल प्रदेश के अंदर आएगा। आपको याद है कि नहीं है? हुआ था धर्मशाला के अंदर, इन्वेस्टर मीट हुई थी आज से 3 साल पहले। कितने लोगों को नौकरियां मिली उसमें? एक नई नौकरी उसमें हिमाचल प्रदेश के किसी युवा को नहीं मिली। कहा गया 80,000 करोड़ की निवेश प्रदेश के अंदर आएगा। अभी पीछे इनका विधानसभा के अंदर स्टेटमेंट आई कि कोरोना काल की वजह से 80,000 से कम होकर वो निवेश 5,000 करोड़ रह गया है। वो 5,000 करोड़ भी आया कि नहीं आया उसका भी कोई अता सता नहीं है। फिर कहते हैं कि हम हिमाचल प्रदेश के युवाओं को नौकरी देंगे। अभी बड़ी मुश्किल से जाकर दबाव बना बना के सरकार के ऊपर इन्होंने जेई इलेक्ट्रिकल की नौकरियां निकाली। आपको उसके बारे में नॉलेज है कि नहीं है? नौकरियां निकाली और उसमें भी उत्तर प्रदेश के, बिहार के और हरियाणा के युवाओं को नौकरियां दे दी। फिर कहते हैं शिखर पे हिमाचल। भैया आपने अगर अगर आपको इतना ही शौक है बाहर के युवाओं से को नौकरियां देने के लिए, तो आप वोट भी फिर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के युवाओं से मांगे। हिमाचल के युवाओं से आपको वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये एक सोच होती है, अपनापन होना चाहिए, अपने लोगों के लिए दर्द होनी चाहिए, अपने लोगों के लिए संवेदनशीलता होनी चाहिए। ये दर्द होना चाहिए कि मेरा जो पांगी भरमौर में, या मेरा जो काशापाट में, या मेरा जो डोडा कुआर में, या मेरा जो पूह में, स्पीति में, ट्राइबल एरिया में खास करके जो युवा बैठा है, उनके लिए हमको नौकरियां देनी चाहिए, उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। मुझे याद है जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस समय जो बेलदार पक्के करवाने होते थे उसकी जो एक लिमिट थी जो सरकार द्वारा कि इतने समय से पहले जो है वो बेलदार पक्के नहीं करवाए जाएंगे। राजा वीरभद्र सिंह जी ने ये फैसला लिया कि इमीडिएटली जो आपके ट्राइबल इलाकों में नौकरियां लगेगी उनको इमीडिएटली जो है वो पक्का करवाया जाएगा, ताकि हमारे जो दूर दराज क्षेत्र के युवा है उनको रोजगार की कोई कमी ना आए, उनको जो है वहां की परिस्थितियों में कोई कठिनाई ना आए, आर्थिक रूप से कोई समस्या ना आए, इसलिए ये फैसला लिया गया। तो ये चीजें आज इस सरकार में पूरी तरीके से नदारद है। और आपके यहाँ के जो माननीय मंत्री है, माननीय विधायक है, उनका हम बहुत मान सम्मान करते हैं, मगर उनसे भी आप पूछिए कि आपने 4 साल इस विधानसभा में, इस विधानसभा के सत्र को हो चुके हैं, इस सरकार को हो चुके हैं, क्या उपलब्धि मनाली में पिछले 4 साल के कार्यकाल में? ये आपको मेरे से बेहतर इसकी जानकारी है कि एक नया फट्टा या एक नई ईंट की विकास कार्य की मनाली में पिछले 4 साल के कार्यकाल में ये सरकार नहीं लगा पाई है। और वही चीजों का उद्घाटन किया जा रहा है, उन्हीं चीजों का शिलान्यास किया जा रहा है जो कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा उनके समय में शुरू करवाई गई थी। मैं ओपन डिबेट के लिए इनको चैलेंज करता हूं। हम तथ्यों पे बोलने में विश्वास रखते हैं। अगर इन्होंने काम किया है, हमने उसकी सराहना करने में भी कभी हम पीछे नहीं हटे, मगर 4 साल में हम वो मौका ढूंढ रहे हैं कि कब हम मंच से खड़ा होकर जयराम जी का गुणगान करें, जयराम जी को जय श्री राम करें, मगर आज तक वो मौका नहीं मिला कि हम इस सरकार का गुणगान जो है वो दिल से कर सके। तो ये चीजें आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो ये चुनाव है, आज कई लोग ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि ये तो कोई चुनाव, इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये चुनाव केवल एक औपचारिकता है, क्योंकि आज केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। तो उनको मैं ये कहना चाहूंगा
कि लोकतंत्र में एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है, और आपको आपके वोट की कीमत इस अंधी बहरी सरकार को सुनाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक आप इनको वोट के माध्यम से एक चोट नहीं देंगे, तब तक जो दर्द हमारी महिलाओं का सिलेंडर के ऊपर है, 1000 रुपए एलपीजी का सिलेंडर पार कर चुका है, 350 रुपए प्रति लीटर कड़वा तेल है, 100 रुपए पेट्रोल का प्रति लीटर है, 90 रुपए डीजल प्रति लीटर है। इनके कान और आंख तब तक नहीं खुलेगी जब तक इनको आप जो है वो सही रूप से धमाका नहीं करेंगे। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक मौका हमको मिला है। जैसा मैंने कहा, किन परिस्थितियों में मिला उनमें मैं नहीं जाना चाहता हूं, मगर कभी कभी ये ऊपर से जो है ना देव समाज का भी संकेत होता है। हो सकता है ये उपचुनाव किसी न किसी तरीके में देव समाज का एक संकेत है कि ये चुनाव होने थे और इन चुनाव के माध्यम से इस गुंगी और बहरी सरकार के आंख और कान खुलने थे, इसलिए ये चुनाव करवाए जा रहे हैं। इसलिए आपको ये सुनहरा मौका मिला है कि आपने मुद्दों के ऊपर, व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं, मुद्दों के ऊपर, चाहे वो बेरोजगारी है, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो विकास के कार्य है, आप उस चीज का मूल्यांकन करें। अगर मैं मंच के माध्यम से विक्रमादित्य सिंह कोई बात कह रहा है, आप मेरी बात पे विश्वास ना करें। आप जो मंच के ऊपर हमारे दिग्गज नेता बैठे हैं, आप इनकी बात का भी विश्वास ना करें, मगर जो परिस्थितियां आज प्रदेश के, देश के अंदर बनी हुई है, जो महंगाई आज देश के अंदर बनी हुई है, और जो परिस्थितियां आज देश के अंदर बनी हुई है, उन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपने कीमती मत का इस्तेमाल करें और कांग्रेस पार्टी का समर्थन करें। और एक बात और कहना चाहूंगा अंत में, आजकल की जो मीडिया है, ये मीडिया जो है, ये मीडिया गोदी मीडिया है। ये मीडिया केवल वही समाचार दिखाती है जो इनके आका, जो दिल्ली में, बॉम्बे में बैठे हुए हैं, वो इनको आदेश करते हैं। और वो आदेश कहां से आते हैं अदानी और अंबानी को, वो चीज आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और समझते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कभी कभी हम मीडिया को देखकर या ऐसी खबरों को देखकर अपना मन बना लेते हैं जो वास्तविकता से बहुत दूर होती है। आज भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है, ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, आप सुबह उठेंगे, सुबह सुबह जय श्री राम या कृष्ण का या किसी और की भक्ति का जो है वो कोई भजन सुनने से पहले व्हाट्सएप पे घंटियां बजनी शुरू हो जाती है सुबह 6 बजे। मोबाइल उठाएंगे तो उसमें देखेंगे झूठी झूठी खबरें जो है वो व्हाट्सएप पे चलाई जाती है। ऐसी खबरें चलाई जाएगी जिनका कोई वास्तविकता से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, मगर एक जो प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, 100 बारी, 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी, आप सोचेंगे नहीं यार ये झूठ है, मगर जब 10 बारी आपको वही खबर व्हाट्सएप के ऊपर आएगी तो कहीं ना कहीं लगने लगेगा कि यही सच्चाई है। और वही कार्य ये गोदी मीडिया के लोग करते हैं। इनसे हमको बचने की आवश्यकता है। जो सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ जो रिपोर्टिंग करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ उत्तर प्रदेश में, बिहार में क्या हशर हो रहा है वो आप लोगों के सामने है। कोई इनकी आवाज इनके खिलाफ उठाने की कोशिश करता है। अभी आपने देखा पीछे उत्तर प्रदेश के अंदर लखीमपुर में क्या हाल हुआ। किसानों ने, बागवानों ने आवाज उठाने की कोशिश करी तो मंत्री जी के बेटे ने उनको अपनी गाड़ी के नीचे जो है वो रौंद दिया। 5 लोगों को गाड़ी के अंदर, गाड़ी के नीचे दिन दिहाड़े गाड़ी के नीचे रौंद दिया गया। कितने टीवी चैनल में, कितने अखबारों में वो चीजें आई। जितनी आनी चाहिए थी उसकी 5% भी नहीं आई। मगर कंगना रनौत कुछ बोल देती है या इनके भाजपा के और कोई जो सेट अभिनेता है वो कुछ बोल देते हैं तो दिन रात उस खबर को दिखाते रहेंगे जैसे इससे बड़ा कोई खबर
ब्रेकिंग न्यूज इस दुनिया में या इस देश के अंदर है ही नहीं। ये बातें मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आपको जागरूक होने की आवश्यकता है। अंत में जैसा मैंने कहा, मैं ये आपको फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं कि जो हम कह रहे हैं हो सकता है वो 100% सच ना हो। आप हमारे बोलने पे हमारा समर्थन ना करें। जो जमीन स्तर की परिस्थितियां हैं, वास्तविकता है, उसको मद्देनजर रखते हुए समर्थन करें, तभी जाकर आपका कीमती वोट, जिसका अधिकार आपको संविधान के माध्यम से दिया गया है, उसकी कीमत होगी। अगर आप इन चीजों के बोलने पे अपना वोट का किसी को दे देंगे तो फिर बाद में रोने का या बाद में पश्चाताप करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन रहेगा कि समय रहते हुए सही चयन करें, आगे बढ़ें। और मुझे खुशी है, ये पंचायत वैसे भी हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ रही है। मुझे विश्वास है कि इन चुनावों में भी यहां से 100% वोट कांग्रेस पार्टी के लिए पड़ेगा और आप कांग्रेस पार्टी का झंडे को यहां पे बुलंद करेंगे, सच्चाई के झंडे को यहां पे बुलंद करेंगे। किसान बागवानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उनके खिलाफ आप इस अपनी आवाज को उठाएंगे। जो युवाओं के साथ बेरोजगारी का अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ जो उनको इतनी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, उसके खिलाफ आप अपनी आवाज को उठाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल।